हेलो गाइस, आई एम शिवराज पाटीदार। उम्मीद करते हैं आप सकुशल होंगे। हम सोल्व कर रहे थे पीईबी सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जिसमें हम 4 सितंबर 2018 में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सोल्व कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम 1 से लेकर 25 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब आगे से क्वेश्चन आज देखते हैं, जिसमें आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है, जो इस प्रकार से पूछा गया है। इफ द इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल स्टाफ इज ऑब्जर्व्ड एज 1.5 मीटर फ्रॉम अ टेकोमीटर, मीन्स मैंने टेकोमीटर से रीडिंग नोट किया तो मेरी स्टाफ की रीडिंग कितना आया 1.5 मीटर, एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टेकोमीटर एंड स्टाफ स्टेशन इज। तो फिर उसने पूछा है आपका कि जो आपका स्टाफ स्टेशन है और टेकोमीटर है उसके बीच की डिस्टेंस कितना है। तो ये आपका टेकोमीटर और ये आपका स्टाफ स्टेशन, यहां पर आपने रीडिंग नोट किया तो रीडिंग आपकी आई है 1.5 मीटर। तो आपसे पूछा गया है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। रीडिंग नोट किया है मैंने इस टेकोमीटर इंस्ट्रूमेंट से। तो इसके लिए फार्मूला है मेरे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ टेकोमीटर इनटू स्टाफ रीडिंग प्लस एडिटिव कांस्टेंट F प्लस डी। F प्लस डी को मैं क्या पढ़ता हूं, एडिटिव कांस्टेंट, और K होता है मेरा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है आपकी 0 एंड इसकी वैल्यू होती है आपकी 100। देन S इज योर स्टाफ रीडिंग। स्टाफ रीडिंग होती है आपकी, जैसे यहाँ पर आपको गिवन है 1.5 मीटर। तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ आपका 100 इंटू 1.5 मीटर प्लस 0, तो आपका हुआ ये 150 मीटर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सोल्व होता है, और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, बेसिक सुधारना आपके बहुत जरूरी है। और बेसिक सुधारने के लिए आपको थ्योरी बेस्ड प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। मीन्स आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, मुझे पहले थ्योरी पढ़ना पड़ता है, और थ्योरी पढ़ने के लिए आपको कंसेप्ट सुधारना पड़ता है, और कंसेप्ट सुधरेंगे आपके अलग अलग बुक का रेफरेंस लेकर कंटेंट डेवलप करने से। मीन्स यदि आप इतनी बुक का यूज करते हुए इतना आपको एक कंटेंट डेवलप करना है, मीन्स इतनी बुक का यूज करते हुए आपको इतना सॉलिड मटेरियल यूज कर डेवलप करना है जो आपके काम का है, आपके एग्जाम को क्रैक करवा सकें आपको। या फिर सेकंड चॉइस रहती है आपके पास कि आप किसी का गाइडेंस ले लें। तो गाइडेंस के लिए आपको क्या फायदा होगा कि गाइडेंस में आपको ये जितना समुद्र से आपका सिलेबस था उसको उन्होंने इस छोटे से पार्ट में कंटेंट में आपको डेवलप करके रखा है आपके लिए, और सेकंड आपको उसी कंटेंट को आपको तरीके से कंसेप्ट बनाकर आपको समझाया जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को और कंटेंट को ध्यान में रखते हुए नेविगेट इंस्टीट्यूट ने कोर्स डेवलप किया है जो परीक्षा ऐप पर उपलब्ध है। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं। बट कंसेप्ट सुधारने के बाद ही हमको कोई से भी एग्जाम्स के लिए MCQ क्वेश्चंस लगाना चाहिए। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर, जो आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस इज इक्विवेलेंट टू। मीन्स आपसे पूछा गया है कि 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस किसके बराबर होता है। ऑप्शन है आपके पास 1425 मिलीग्राम पर लीटर, 14.25 मिलीग्राम पर लीटर, 142.5 मिलीग्राम पर लीटर और 1.425 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये है आपके ब्रिटिश स्केल पर। मीन्स आपसे पूछा गया है 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस इज इक्विवेलेंट या बराबर किसके होगा, जो ब्रिटिश स्केल आपको नीचे दिया हुआ है। तो वो आपकी होती है 14.25 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ब्रिटिश स्केल एट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पर। तो आंसर हुआ आपका 14.25 मिलीग्राम पर लीटर। देन क्वेश्चन नंबर 28, ये तो आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू। एक नॉटिकल मीन जो समुद्री मील होता है, एक समुद्री मील कितनी यूनिट के बराबर होता है। तो कितने यूनिट के बराबर होता है, 1.852 किलोमीटर। कितने बराबर, 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है आपकी एक नॉटिकल माइल।
1 नॉटिकल माइल आपका इक्विवेलेंट होता है 1.852 किलोमीटर। देन क्वेश्चन है आपके पास 29, पेंट फिल्म बिकम्स पाउडर ड्यू टू, जो आपका पेंट है आपने उसको पेंट किया है किसी वॉल पर, कुछ समय के बाद वो पाउडर बन जाता है। आपने देखा है कि आपने नया नया पेंट करवाया है, 1 साल बीता 2 साल बीता, तो कहीं पर आपका पेंट खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सही से पेंट को मिक्स नहीं किया है या सही से उस पेंट का कंटेंट आपने डेवलप नहीं किया है। तो क्या हुआ है, उसमें आपने कुछ गलती कर दी है, या फिर जिसने भी पेंट किया है उसने तरीके से उसको पेंट को मिलाया नहीं है। तो क्या गलती की होगी कि उसमें पाउडर बन जाता है, मीन्स आपका जो पेंट है हुआ है वाल, वो आपकी पाउडर जैसा नीचे फिर खराब हो जाती है। तो उसमें आपने क्या गलती किया होगा, इनसफिशिएंट ऑयल इन द प्राइमर, इनसफिशिएंट ऑयल इन द प्राइमर। तो जो प्राइमर होता है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये आपकी जैसे वॉल है, इस वॉल पर आपको क्या प्रोवाइड करता है, जैसे आपने पेंट कर दिया है तो एक है आपका पेंट फिल्म और दूसरा है आपका एज अ वॉल। तो दोनों आपकी अलग अलग सरफेस हैं। तो इस सरफेस, वॉल की सरफेस पर इस पेंट को चिपकाने के लिए आप यूज करते हैं एज अ प्राइमर। मीन्स प्राइमर आपको प्रोवाइड करता है एज अ एडेशन, और इस एडेशन को प्रोवाइड करने के लिए, वहां पर बनाए रखने के लिए आपको क्या होता है, प्राइमर के साथ में ऑयल यूज करते हो। क्या यूज करते हो आप? ऑयल। तो उस ऑयल में आपको, यदि आपने ऑयल कम मिलाया है तो वो सरफेस, ये जो पेंट फिल्म है, ये आपका इस वाल से अलग हट जाती है और इसी को आप बोल पढ़ते हैं पाउडर बन जाना। तो यदि आपने इनसफिशिएंट मीन्स जितनी रिक्वायरमेंट था उतना ऑयल प्राइमर में यूज नहीं किया है तो आपकी जो पेंट फिल्म है वो पाउडर बन जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 30 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी फाइंड आउट बाय। तो वर्केबिलिटी में किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकता हूं? तो वर्केबिलिटी पहले पता होना चाहिए कि वर्केबिलिटी होता क्या है। तो वर्केबिलिटी क्या होती है आपकी? वर्केबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है कि कंक्रीट को आप इजीली कहीं पर ट्रांसपोर्ट कर सकें, उसको प्लेसिंग कर सकें जहां पर उसको प्लेस करना है, जहां पर उसका यूज करना है, और प्लेस करने के बाद इजीली आप उसको कॉम्पैक्ट कर सकें। तो ये अगर आपको कंडीशंस प्रोवाइड इजीली हो जाए तो उसको आप बोलोगे वर्केबल कंक्रीट है। तो वर्केबिलिटी मेजर करता हूं मैं किन टेस्ट से? स्लम्प कौन टेस्ट से वर्केबिलिटी मेजर करता हूं मैं स्लम्प कौन टेस्ट से। सेकंड है मेरा वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट से या वीबी टेस्ट से, एंड थर्ड है आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, एंड एक होता है आपका फ्लोटेबल टेस्ट। ये कुछ इस प्रकार से 4 होते हैं आपके वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन में आपको दिया गया है कि कौन कौन से वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट करने के लिए होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जैसे आपके पास स्लम टेस्ट, ऑल ऑफ द अबव, वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट एंड कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। तो क्या होते हैं आपके? ये तीनों टेस्ट हैं, स्लम भी हैं, वीबी हैं और आपके पास कॉम्पैक्टिंग फैक्टर। मीन्स वर्केबिलिटी में इन तीनों से मेजर कर सकता हूं। तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। देन आपका क्वेश्चन होता है 31। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनमेटल्ड रोड। तो अनमेटल्ड रोड मीन्स कच्ची सड़क कौन सी है? इन 4 ऑप्शन में से वो आपसे पूछा गया है। सीमेंट कंक्रीट रोड, अर्दन रोड, ऑल ऑफ द अबव और बिटुमिनस रोड। इन चारों में, इन जो 3 ऑप्शन है ये तीनों आपकी अनमेटल्ड रोड है, या सीमेंट कंक्रीट रोड, अर्दन रोड और बिटुमिनस रोड। तो हमें पता है अर्दन रोड मीन्स जो मिट्टी से बनी हुई रोड होती हैं उन्हीं को हम कच्ची रोड पढ़ते हैं। तो आपका कौन सा है? अर्दन रोड इज योर अनमेटल्ड रोड। जो सीमेंट कंक्रीट रोड और बिटुमिनस रोड है वो आपकी मेटल्ड रोड या पक्की सड़क है। देन क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द पर्पज ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का उद्देश्य क्या है मेरा? जैसे आपको 3 ऑप्शन दिए हैं उसने, किस में से तीनों हैं या कौन कौन से हो सकते हैं ये आप बताइए।
कि मेरा एस्टिमेशन या मूल्यांकन या आकलन का उद्देश्य क्या क्या है। तो क्या उद्देश्य है मेरा, फर्स्ट पूछा है उसने कि टू फिक्स अप अ प्रोबेबल डाटा ऑफ कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटीज ऑफ वर्क्स टू बी डन। आपका जो डाटा है, जो काम करना है, जो मुझे जैसे बीम बनाना है, फुटिंग करना है, कॉलम डेवलप करना है, बीम बनाना है, उन सभी क्वांटिटीज को आपने प्रिपेयर किया कि कौन सी क्वांटिटी कब कब प्रिपेयर हो जाएगी, उन सभी का आपने खाका तैयार किया है कि हाँ इतने समय में इतना मेरा काम हो जाएगा। तो उसी को आपने एक फाइल में या आपने नोट में डेवलप कर दिया कि हाँ मेरा इतने समय में ये डाटा और मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो यह है क्या एस्टिमेशन का उद्देश्य। सेकंड है आपके पास टू इवेल्युएट द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। मीन्स मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होगा और मुझे उस इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट कितना होगा, ये है उद्देश्य मेरा। मीन्स कितना, अगर मैं इतना इन्वेस्ट करता हूँ तो कितना जनरेट होगा, मतलब मेरा खर्च इतना हो रहा है तो मेरा फ़ायदा उसमें से कितना होगा, ये बताना है एस्टिमेशन का उद्देश्य। एंड सेकंड थर्ड है आपके पास estimate for the existing property is required for assessing the valuation of it। मीन्स यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी ही, आपका पुराना मकान बना हुआ है या कोई सा प्लॉट है, तो उसका आपको वैल्यूएशन करना कि आज के समय में इसकी कीमत कितना है, वैल्यू कितनी है इसकी। तो ये है एस्टिमेशन का उद्देश्य क्या। तो आपका ये तीनों एस्टिमेशन के पर्पस हैं। मीन्स आपके 1, 2 एंड 3 ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। मीन्स पर्पस ऑफ एस्टिमेशन ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं। Then question number 33, which one of the following is not a method of tunneling in running ground? रनिंग ग्राउंड में टनल बनाने के लिए इसमें से कौन सी मेथड नहीं है, कौन सी मेथड टनलिंग बनाने के लिए रनिंग ग्राउंड के लिए इसमें से यूज नहीं कर सकता हूं। मीन्स 3 करते होंगे आप, 1 नहीं करते होंगे। तो कौन सी 1 नहीं करता हूं, तो ऑप्शन 1 है टॉप हेडिंग एंड बेंचिंग, निडल बीम मेथड, फ्लाइंग आर्च मेथड एंड 4th है आपके पास लाइनर प्लेट मेथड। तो जो टॉप हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड है उसमें आप क्या करते हैं, ये आपका जैसे इस प्रकार से आपको टनल प्रिपेयर करना है, इस प्रकार से आपको टनल प्रिपेयर करना है। तो आपने पहले इतना सेक्शन कट कर दिया होगा, मतलब अंदर जाने के लिए आपने पहले ऊपर से कुछ मिट्टी या जो रॉक है, जनरली क्या रहेगी आपकी रॉक, तो ऊपर से आपने ये इतनी रॉक हटा दिया है, तो इतना पार्ट बचा है, इस प्रकार से आप इतना हटाते हुए गए हैं। तो ये पार्ट हटाने के बाद आपके पास ये कुछ इस प्रकार से ब्लैंक बनेगा। और ये पार्ट आप हटा चुके हैं, और नीचे का जो इतना सेक्शन है आपके पास, ये आपको अभी कट करना है। मीन्स यहां पर अभी आपका कुछ रॉक बना हुआ है, इस पार्ट को और आपको आगे से कट करना है। तो मीन्स इसके ऊपर का जो पार्ट है आपका, इसके ऊपर का जो ये पार्ट था ये आप कट कर चुके हो। इसको पढ़ते हो आप टॉप हेडिंग। टॉप हेडिंग इसको आप कट कर चुके हो, और इस बेड को आप कट नहीं किया है। ये क्या है आपका बेड। तो बेड मीन्स आप आगे से जाते जाओगे और इस टॉप हेडिंग को हटाते जाओगे, एंड देन इस बेड को आप कट करते हो, और इसी बेड को मैं बेंच पढ़ता हूँ। तो टॉप हेडिंग और बेंच ये दोनों जिसमें यूज़ करता हूँ, उस मेथड को मैं टॉप हेडिंग एंड बेंचिंग बोल सकता हूँ। तो इसमें क्या रनिंग ग्राउंड मीन्स इसके ऊपर जैसे आपका पहाड़ी वाला हिस्सा है तो इसका आप यूज़ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी मिट्टी यहाँ से फिर इसके अंदर गिर जाएगा, तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप इस वाली मेथड में रनिंग ग्राउंड पर इसका यूज़ नहीं कर पाओगे। तो टॉप हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड का यूज़ आप नहीं कर पाते हैं रनिंग ग्राउंड पर। बट जो निडल बीम मेथड है, नेक्स्ट क्या है आपका निडल बीम मेथड। तो इसमें आप क्या कर देते हैं, जितना सेक्शन आपने कट कर दिया है उसको आप टिम्बर बीम के थ्रू, जितना सेक्शन आपने कट कर दिया है उसको आप टिम्बर बीम के थ्रू सपोर्ट करते जाते हैं। इस सेक्शन को आप टिम्बर बीम के थ्रू इस प्रकार से कुछ सपोर्ट करते जाते हैं। तो इसलिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको आप क्या कर दोगे,
टिम्बर बीम या निडल के थ्रू इसको आपका इरोड ना हो, मीन्स यहाँ से मिट्टी धंसकर अंदर ना आए, इरोजन ना हो, इसके लिए आपने क्या कर दिया, इधर शीट लगा दी होगी और उस शीट को आपने एज अ बीम या जो आपका लकड़ी का टुकड़े रहते हैं, लकड़ी के जो बीम, उनसे आपने इसको सपोर्ट कर दिया है। तो इसको पढ़ता हूं मैं एज अ निडल बीम मेथड, तो इसका मैं रनिंग ग्राउंड में यूज कर सकता हूं। एंड नेक्स्ट है आपका फ्लाइंग आर्च मेथड। फ्लाइंग आर्च मेथड मीन्स ये आपके शेप पर अकॉर्डिंग है। ये क्या है आपका शेप के अकॉर्डिंग, जैसे आपका इसमें क्या रहता है, हॉर्स शू। हॉर्स शू मीन्स घोड़े के पांव के जैसा इसमें आप टनल बनाते हैं। इस प्रकार से, इस प्रकार की आपकी ये टनल रहती हैं। इसको भी आप इस प्रकार से यहाँ पर सपोर्ट करते रहते हैं। जितना आपका सेक्शन कट होता जाएगा उतना आप इसको सपोर्ट करते जाओगे, ताकि ये जो यहाँ से मिट्टी है या जो आपका रॉक फॉर्मेशन है वो गिर कर अंदर ना आए या इरोड ना हो। तो उसके लिए आपने क्या किया है, यहाँ पर शीट प्रोवाइड किया होगा और इस शीट से आपने इस प्रकार से सपोर्ट कर दिया है ताकि वो मिट्टी गिरकर अंदर ना आए या इरोजन न हो। तो इस प्रकार से इसका भी आप रनिंग ग्राउंड पर यूज कर सकते हैं टनलिंग के लिए। देन लाइनर प्लेट मेथड, ये है आपकी एज अ मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम मेथड, और इसमें आप क्या कर देते हैं, यहाँ पर स्टील प्लेट इन टिम्बर की जगह, और आप यहाँ पर क्या यूज कर लेते हैं, एज अ स्टील प्लेट यूज कर लेते हैं उस इरोजन को रोकने के लिए। तो वो कहलाती है आपकी लाइनर प्लेट मेथड। तो इस प्रकार से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ टनलिंग इन रनिंग ग्राउंड, कौन सी नहीं हुई आपकी टॉप हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडमिक्सचर्स इज यूज्ड टू चेक ब्लीडिंग इन कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट में यदि मुझे ब्लीडिंग को रोकना है, प्रिवेंट करना है, तो मैं किसके थ्रू रोक पाऊंगा। तो पहले मुझे पता होना चाहिए ब्लीडिंग क्या होती है। फिर जैसे आपका ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो आपको कंसेप्ट सुधारना बहुत जरूरी है, और कंसेप्ट आपके सुधरेंगे यदि आप कंटेंट को पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं तब। तो आप देखते हैं कि मैं ब्लीडिंग को कैसे रोकता हूं, किसमें, कॉन्क्रीट में। ब्लीडिंग क्या होती है, यदि आपका ये कॉन्क्रीट कोई स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्शन के दौरान यदि आपने ओवर कॉम्पैक्शन कर दिया है या कुछ ज़्यादा आपका वर्केबल कंक्रीट है, तो इसमें से कॉम्पैक्शन के कारण क्या होगा, आपका इसमें से कंक्रीट में से सीमेंट स्लरी एक लेयर के फॉर्म में ऊपर आ जाएगा। इसको पढ़ते हो आप ब्लीडिंग, मीन्स सीमेंट का जो पतला हुआ पानी है या स्लरी है वो आपकी इस कंक्रीट की स्लैब पर या ऊपर आ जाती हैं। इसको पढ़ता हूं मैं ब्लीडिंग होना। अब इस ब्लीडिंग को रोकना हो तो मैं क्या करूंगा, यदि इसमें आप इस पानी को या सीमेंट स्लरी को बाहर ना आने दे तो उसके लिए आप यहाँ पर ऐसी लेयर प्रोवाइड कर देंगे। लेयर मीन्स जैसे लेयर बन जाए, जैसे आपने ऑयल प्रोवाइड कर दिया तो ऑयल क्या होगा, पानी ऊपर नहीं आने देगा। तो इसमें आप ऑयल यूज़ नहीं करते हैं, उसी की जगह यदि आप वैक्स यूज़ कर लें, क्या यूज़ कर लिया जाए, वैक्स मीन्स मोम। यदि आप मोम डाल इसके अंदर यूज़ करते हैं तो मोम के यूज़ से क्या होगा, वो सीमेंट की स्लरी को ऊपर नहीं आने देगा व्हेन कॉम्पैक्शन, जब आप कॉम्पैक्शन करते हैं तब। तो मीन्स ब्लीडिंग को रोकने के लिए मैं पैराफिन वैक्स का यूज़ करता हूँ। तो आंसर होगा आपका पैराफिन वैक्स इज यूज्ड फॉर टू चेक आर रजिस्टिंग द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को रोकने के लिए मैं पैराफिन वैक्स का यूज़ करता हूँ। एंड देन क्वेश्चन नंबर 35, the temporary erection provided to support a number of platforms at different levels for the convenience of workers is called। जो आपका स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं वर्कर्स, उनको सपोर्ट करने के लिए, किसी हाइट पर चढ़ने के लिए, काम करने के लिए जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसको क्या पढ़ते हैं, लिंटल, वाइंडर, शोरिंग और स्कैफोल्डिंग। तो क्या पढ़ते हैं आप, उसको पढ़ते हैं स्कैफोल्डिंग। लिंटल क्या होता है, एज अ स्मॉल बीम विच ऑन अबव द ओपनिंग एरिया, जहां पर वॉल में आपका क्या है, ओपनिंग एरिया, ये ओपनिंग एरिया है जैसे आपने डोर के लिए या विंडो के लिए प्रोवाइड किया है। तो इस डोर या विंडो के लिए आपने जो ओपनिंग एरिया प्रोवाइड किया है, तो इस ओपनिंग एरिया में यहां पर आपने ऐसा छोटा सा बीम बनाया होगा।
और यही बीम आपका लिंटल कहलाता है। तो मीन्स ओपनिंग में जो आपकी जो वाल सपोर्ट है उसको सपोर्ट करने के लिए जो स्मॉल बीम रहता है ऊपर के वाल के फोर्स को आपको रजिस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपका डोर आएगा तो डोर की फ्रेम तो आपका वॉल का फोर्स रजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए आपने एज अ लिंटल प्रोवाइड किया है। तो इसी को आप स्मॉल बीम को लिंटल प्रोवाइड बोलते हैं। तो ये तो आपका होता नहीं है वर्कर्स की हेल्प के लिए। सेकंड है आपका वाइंडर। तो वाइंडर किसको बोलते हो आप? एंगुलर स्टेयरकेस को। किसको पढ़ते हो आप? एंगुलर स्टेयरकेस। इस प्रकार की कुछ आपकी एंगुलर स्टेयरकेस जो रहती हैं, जो डायरेक्शन को आपको चेंज करने के लिए प्रोवाइड करते हो, तो ये एंगुलर स्टेयरकेस होती हैं आपकी वाइंडर। इसको क्या पढ़ते हैं आप? वाइंडर्स। एंड देन है आपका शोरिंग। शोरिंग क्या होता है आपका? शोरिंग आपका होता है किसी स्ट्रक्चर को टेम्पररी सपोर्ट देते हो। यदि आपने जैसे ये टनल बनाई है, इस टनल में आपने कंक्रीटिंग किया है, इस टनल में की सरफेस में आपने क्या किया है? ये कंक्रीटिंग किया है। अब ये कंक्रीट आपका यहाँ पर बाहर ना आए तो इसके लिए आपने क्या प्रोवाइड किया है? यहाँ पर स्टील प्लेट प्रोवाइड किया होगा ताकि ये कंक्रीट इसके अंदर ऐसा सर्कल बना सके, और इस सर्कल को आपने इन प्लेटों को आपने कुछ इस प्रकार से सपोर्ट किया होगा। तो ये कहलाता है आपका शोरिंग। तो शोरिंग क्या होता है? सपोर्ट द टेम्पररी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ शोरिंग। एंड देन नेक्स्ट है आपका स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है? जो आपके लकड़ी के बम्बू या टिम्बर का या आजकल जनरली स्टील के भी यूज़ होते हैं, और सपोर्ट के थ्रू आप किसी हाइट पर भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वर्कर्स जा सकते हैं, उसको मैं पढ़ता हूँ एज अ स्कैफोल्डिंग। तो वर्कर की हेल्प के लिए मैंने टेम्पररी स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड किया होगा उसको मैं पढ़ता हूँ एज अ स्कैफोल्डिंग। देन क्वेश्चन नंबर 36, द पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज नियरली पर सॉरी Then question number 36, the parts per million of oxygen in air is nearly। ऑक्सीजन का कंटेंट एयर में कितना होगा? यदि 1 मिलियन आपका एयर के पार्ट्स हैं, क्या बोला है उसने? पर मिलियन एयर इन पर मिलियन एयर कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी 1 मिलियन में? तो पहले आपको पता होना चाहिए 1 मिलियन कितना होता है। 1 मिलियन मीन्स आपका 10 लाख आपका होता है 10 लाख आपका होता है 1 मिलियन। तो 1 मिलियन यदि एयर के पार्ट हैं आपके पास, 1 मिलियन या 10 लाख आपके पास एयर के पार्ट हैं, तो उसमें ऑक्सीजन कितनी होगी? तो मुझे पता है एटमॉस्फेयर में लगभग 20.95%, 20.95% क्या है आपका? ऑक्सीजन है। 20.95% आपका ऑक्सीजन है। तो मीन्स 10 लाख में आपका ऑक्सीजन कितना होगा? 95 मीन्स 2095, ये कुछ इस अमाउंट में आपके पास ऑक्सीजन होगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन है आपके पास अप्रॉक्स 209000। इतने पार्ट आपके ऑक्सीजन के होंगे इस एयर में। कितने? 1 मिलियन एयर में आपके पास 209000 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन होंगे। क्वेश्चन नंबर 37, the estimated volume of cement required to prepare 150 cubic meter of 1:2:4 concrete is, means मुझे सीमेंट की वॉल्यूम कितना लगेगा यदि मुझे 150 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाना है, और कौन सी ग्रेड का? 1:2:4 ग्रेड का यदि मुझे कंक्रीट बनाना है, तो 150 मीटर क्यूब में
कंटेंट ऑफ सीमेंट कितना रहेगा या सीमेंट का वॉल्यूम कितना रहेगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, पहले 1 मीटर क्यूब के लिए सीमेंट की मात्रा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर 1 मीटर क्यूब वी यूज 1.52 रेशियो। 52 किसके लिए यूज किया है, 52% मानते हो आप कि जो आपका ड्राई रहेगा उसमें ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रहेगा, मींस सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट रहेगा, उसमें 52% आपके जनरली वॉइड्स रहते हैं। तो उस वॉइड्स को रिमूव करना है या फिर उनको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। मींस यदि आप 1.52 मीटर क्यूब के लिए कंक्रीट प्रिपेयर करेंगे तब आपको सॉलिड में या कॉम्पैक्टेड 1 मीटर क्यूब मिलता है। तो कितना आपको, अगर 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाना है तो मुझे 1.52 मीटर क्यूब कंक्रीट प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 52 क्या मानते हो आप, वॉइड्स प्रेजेंट होंगे। तो इसको आप डिवाइड कर देते हैं किससे, इस रेशियो से। कितना है, 1 2 + 4 मीन्स ये होता है आपका 1.52/7 एंड दैट ये मिलता है आपको 0.217 मीन्स क्या बता रहा है आपको, इन 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट सीमेंट कंटेंट इज 0.217। कितना रहेगा आपका, 0.217। क्यों, क्योंकि आपका जो 1:2:4 है, तो 1 पार्ट आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सीमेंट का। अगर आपको सेंड की मात्रा पूछी जाती है तो आप क्या बताते, 0.217 × 2 एंड देन अगर आपको कोर्स एग्रीगेट चाहिए तो आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते 1 मीटर क्यूब के लिए। तो 1 मीटर क्यूब के लिए मुझे सीमेंट कंटेंट कितना लगेगा, 0.217। सिमिलरली फॉर 150 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट required cement is required volume of cement is कितना रहेगा आपका, 0.217 × 150। तो मीन्स अप्रोक्स कितना आएगा आपका, ये 15 7s 32 और आपका मीटर क्यूब 32.55 मीन्स अप्रोक्सीमेटली आपको ऑप्शन कितना दिया है, 33 मीटर क्यूब। 33 मीटर क्यूब सीमेंट रिक्वायर्ड होगी आपको 150 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट बनाने के लिए। ओके, तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं आपकी एग्जाम में। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। द मैग्नीट्यूड फॉर परमिबिलिटी ऑफ फाइन सैंड इज, क्या स्टैंडर्ड है आपका परमिबिलिटी की मात्रा सैंड में। मीन्स परमिबिलिटी क्या होता है, फ्लो देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, जो आपसे पूछा गया है, द मैग्नीट्यूड फॉर परमिबिलिटी ऑफ फाइन सैंड इज। फाइन सैंड में आपकी परमिएबिलिटी कितनी होती है। तो परमिएबिलिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर इनटू सॉइल पार्टिकल्स बिटवीन पोर्स ऑफ सॉइल, ये कहलाती है आपकी परमिएबिलिटी।
मीन्स एक इसकी यूनिट क्या हुई आपकी सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन्स एज आपकी वेलोसिटी। तो सॉइल के अंदर वेलोसिटी, पानी की वेलोसिटी आती है आपकी एज अ परमिएबिलिटी। तो उसमें किसके लिए पूछा है आपसे, फाइन सैंड के लिए परमिएबिलिटी कितना होता है। तो 10 टू द पावर -2 टू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है आपकी परमिएबिलिटी फॉर फाइन सैंड। कितनी होती है, 10 टू द पावर -2 टू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड परमिएबिलिटी ऑफ फाइन सैंड सॉइल। Then question number 39, the minimum compressive strength of 53 grade cement is, आपकी जो सीमेंट आती है जनरली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 3 ग्रेड में आती हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। ग्रेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी एज अ सीमेंट की आपकी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और वो भी कौन सी यूनिट में, न्यूटन पर mm स्क्वायर। मीन्स यदि मैं 33 ग्रेड सीमेंट पढ़ता हूँ मीन्स उसकी स्ट्रेंथ कितना है, 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट मीन्स 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ होगा। और यदि उसी प्रकार मैं 53 ग्रेड सीमेंट पढ़ता हूँ मीन्स उसकी स्ट्रेंथ कितनी हुई, 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितनी होगी, 53 न्यूटन per mm square. Then question number 40, the areas with which concrete can be mixed, transported and placed in position in a homogeneous state is called as। तो इसका आंसर तो आप पढ़ ही चुके हो, क्या होता है फिर भी देख लेते हैं, ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन, ड्यूरेबिलिटी और वर्केबिलिटी। यदि आपको मिक्स करने में, ट्रांसपोर्ट करने में या प्लेसिंग करने में इजीनेस मिले, मतलब आप इजीली कर पाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को मैं क्या पढ़ता हूँ, उस कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी को क्या पढ़ता हूँ, तो उस कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी को आप पढ़ते हैं वर्केबिलिटी। क्या पढ़ते हैं आप, वर्केबिलिटी। ब्लीडिंग क्या होता है, ओवर वाइब्रेशन के कारण आपका या ओवर कॉम्पैक्शन के कारण सीमेंट की स्लरी का टॉप सरफेस पर आना, ये कहलाता है ब्लीडिंग। सेग्रीगेशंस क्या होता है, फाइन पार्टिकल में से कोर्स पार्टिकल का रिमूव होना या अलग हो जाना, सेग्रीगेट हो जाना, सेग्रीगेशन कहलाता है। मीन्स एग्रीगेट का आपका सीमेंट में से अलग हो जाना या फिर हट जाना, वो कहलाता है आपका सेग्रीगेशन। ड्यूरेबिलिटी आपको रिप्रेजेंट करता है लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, मीन्स कितने समय तक ये रहेगा, 50 साल रहेगा, 30 साल रहेगा, वो स्ट्रक्चर की लाइफ बताता है ड्यूरेबिलिटी। मीन्स कितने समय पर वो ड्यूरेबल है, कितने समय के लिए वो जैसे ड्यूरेबल है, कितने समय तक वो स्ट्रक्चर चलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 41, the ultimate limit state of bending failure deemed to have reached in RCC beam when the strain in concrete at the extreme compression fiber reaches a value। यदि मेरा कंक्रीट मैक्सिमम स्ट्रेस पर पहुंच गया है तब उसमें कितनी स्ट्रेन डेवलप हो चुका होगा। आरसीसी बीम है, यदि मेरा उसमें मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो चुका है तब उसमें कितना स्ट्रेन डेवलप हो चुका होगा। कितना डेवलप हो चुका होगा, ऑप्शन है आपके पास 0.5082, 0.0035, 0.002, 0.1003। तो कितना होता है, यदि मेरा मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कंक्रीट में डेवलप हो चुका है तो उस समय पर कंक्रीट में स्ट्रेन 0.0035 डेवलप हो चुकी होगी। कंक्रीट में आपकी कितनी स्ट्रेन डेवलप हो चुका होगा, 0.0035। जो 0.002 है वो आपका है स्टील में स्ट्रेन, और वो भी कब, जब आपका कंक्रीट इल्ड हो जाएगा। तो इल्ड स्ट्रेन ऑफ स्टील,
यील्ड स्ट्रेन ऑफ स्टील आपकी होती है 0.002। मीन्स स्टील में जब यील्डिंग डेवलप हो जाएगा उस समय पर स्टील में कितना स्ट्रेन डेवलप हो चुका होगा, 0.002। तो अभी आपका जो आंसर पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है, वो क्या पूछा है आपसे कि कंक्रीट में यदि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप हो चुका होगा तब कंक्रीट में कितना स्ट्रेन रहा होगा, कितना डेवलप हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0.0035। देन क्वेश्चन नंबर 42, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज कितनी होती है, तो ये आपका डायरेक्टली स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपका कि सीवेज की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। तो सीवेज मीन सीवेज में क्या रहेगा आपका, एज अ वाटर रहता है। जनरली 99% आपका सीवेज में वाटर रहता है और 1% आपकी इम्प्योरिटीज रहती हैं या वेस्ट मटेरियल रहता है। तो जनरली इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी स्लाइटली ग्रेटर देन मतलब 1.01 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, किसकी, सीवेज की। और वाटर की कितनी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1। तो लगभग थोड़ी सी ही ज़्यादा है, तो स्लाइटली मतलब थोड़ी सी उससे अधिक होगी। तो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, मीन्स 1.01। देन क्वेश्चन नंबर 43, द टाइप ऑफ आर्च जनरली कंस्ट्रक्टेड ओवर अ वुडन लिंटल इज। जो वुडन का लिंटल रहता है वहां पर मैं कौन से प्रकार का आर्च यूज करता हूं, रिलीविंग आर्च, सेमी सर्कुलर आर्च, रबल आर्च और सेगमेंटल आर्च। तो आपका जो सेगमेंटल आर्च होता है वो इस प्रकार से सेगमेंट में, ये आपका जैसे कुछ प्रकार से कॉलम टाइप का स्ट्रक्चर, एंड देन इस प्रकार से होमोजीनियस स्ट्रक्चर बना रहता है, उसको पढ़ते हो आप एज अ सेगमेंटल आर्च। देन है रबल आर्च। यदि ऐसा ही आर्च आपका स्टोन से बना हो, किससे बना हो, रॉक या स्टोन से बना हो, रबल मीन्स स्टोन मेसनरी, तो स्टोन से बना आर्च कहलाता है आपका रबल आर्च। और सेमी सर्कुलर आर्च मतलब सेमी सर्कुलर मीन्स आधा सर्कल जैसा हो आर्च आपका, तो उसको सेमी सर्कुलर आर्च पढ़ते हैं। कैसा हो आपका, एज अ आधे सर्कल कि जैसा आपका आर्च बना हो तो उसको आप पढ़ते हैं एज अ सेमी सर्कुलर आर्च। एंड नेक्स्ट है आपका रिलीविंग आर्च। रिलीविंग आर्च मीन्स ये जैसे आपका लिंटल है, इस लिंटल के ऊपर इस प्रकार से आपने ये आर्च बना है। अब यदि अगर आपका ये कौन सा है, वुडन या टिम्बर लिंटल, कौन सा है, लकड़ी का बना हुआ लिंटल है, तो यहाँ पर आपने जैसे जनरली ब्रिक मेसोनरी से आपने आर्च बनाया होगा और उस आर्च को पढ़ते हो आप एज अ रिलीविंग आर्च। तो मीन्स वुडन लिंटल में मैंने कौन सा आर्च यूज किया होगा, रिलीविंग आर्च। रिलीविंग आर्च मतलब टिम्बर के जो लिंटल हैं उसके ऊपर आपने ब्रिक मेसोनरी का इस प्रकार से आर्च बनाया होगा और उसी ब्रिक मेसोनरी के आर्च को आप पढ़ते हैं रिलीविंग आर्च। तो वुडन लिंटल के ऊपर मैं कौन सा प्रोवाइड करता हूं, कौन सा प्रोवाइड करते हैं आप, रिलीविंग आर्च। देन क्वेश्चन नंबर 44, द शेल्टर्ड एरिया ऑफ अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज, एक आवासीय भवन है आपका, उसका एरिया कितना दिया है आपको, 225 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी Then question number 44, the sheltered area of a residential building is 225 स्क्वायर मीटर। आपका जो आवासीय भवन है उसका एरिया आपके पास है 225 स्क्वायर मीटर एंड इट इंक्लूड्स अ बैकयार्ड ऑफ 3 by 5 मीटर। इफ द प्रेजेंट प्लिंथ एरिया रेट फॉर सिंपलर बिल्डिंग इज 1650 पर स्क्वायर मीटर, तो व्हाट इज इट्स कॉस्ट, तो उस बिल्डिंग की कॉस्ट क्या होगी वो आपसे पूछा गया है। तो प्लिंथ एरिया रेट आपको दिया गया है, प्लिंथ एरिया रेट आपको दिया है, कितना दिया है
1650 रुपये पर स्क्वायर मीटर, और आपका जो बिल्डिंग का एरिया है या प्लॉट एरिया कितना दिया है 225 स्क्वायर मीटर। इसी 225 स्क्वायर मीटर में कुछ एरिया आपका बैकयार्ड मीन्स आंगन का है, बैकयार्ड मीन्स आंगन, और वो भी कौन सा आंगन, पिछला आंगन, और पिछले आंगन का एरिया दिया है आपको 3 मीटर बाय 5 मीटर मीन्स 15 स्क्वायर मीटर। तो आंगन में आपने कोई कंस्ट्रक्शन तो किया नहीं होगा, तो आंगन में कंस्ट्रक्शन नहीं किया है मीन्स प्लिंथ एरिया रेट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। तो 15 स्क्वायर मीटर के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो कितने के लिए आपने पैसा दिया होगा मीन्स आपका कितना बिल्टअप एरिया है, कौन सा आपका है बिल्टअप एरिया या बना हुआ कंस्ट्रक्शन एरिया है 225 माइनस 15 मीन्स 210 स्क्वायर मीटर आपका प्लिंथ एरिया है जहां पर आपने कंस्ट्रक्शन किया है, और इसी कंस्ट्रक्शन एरिया पर आप का रेट दिया है 1650 रुपए पर स्क्वायर मीटर मीन्स 1 स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको 1650 रुपए लग रहे हैं। तो 210 स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे कितना पैसा लगेगा, तो कितना पैसा लगेगा 1650 इंटू 250 स्क्वायर मीटर, तो कितना आएगा आपका ये आंसर, ये आंसर आपका कुछ आएगा आपका 34600 रुपीज़, कितना 3,46,500 रुपये आपको 210 स्क्वायर मीटर का एरिया कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसा लगेगा। ओके, तो 346,500 इसको पढ़ते हो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। अगर आपने प्लिंथ एरिया का यूज़ करते हुए एस्टिमेशन प्रिपेयर किया, आप बता सकते हो कि 210 स्क्वायर मीटर का एरिया को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे इतना चार्ज लगेगा, तो ये आपने एस्टीमेट बनाकर दे दिया उनको, तो ये एस्टीमेट आपका क्या कहलाता है प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, द स्लोप ऑफ द लाइन इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। अगर किसी लाइन का स्लोप है जो आप मेजर कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो वो लाइन आपकी कुछ स्लोप में है, मीन्स जैसे आपका ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड आपका कुछ स्लोप में है, मीन्स इस लाइन को मेजर करना है, तो इस लाइन का स्लोप मेजर करना है तो वो किसके थ्रू करोगे, तो किसके थ्रू करता हूं मैं, इन 4 ऑप्शन में से क्लिनोमीटर, पेडोमीटर, ओडोमीटर और पेनोमीटर। तो आप एक डी टाइप का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, डी जो आपने जनरली कहाँ यूज़ किया है, स्कूलिंग में आपने कंपास बॉक्स यूज़ किया है, जो डी आता था आपका, ये डी आपका कुछ इस प्रकार से रहता है, और यहाँ पर आपके एंगल रिप्रेजेंट रहते हैं, जैसे ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री, ये 0, और ये आपको 180 डिग्री, ये इस प्रकार से आपके एंगल रिप्रेजेंट। तो इस डी को मैं यूज़ करता हूँ इसमें मेज़र करने में। तो सर्वेइंग में ऐसे ही एक डी टाइप का इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसको मैं पढ़ता हूँ क्लिनोमीटर, क्लिनोमीटर, और इसी क्लिनोमीटर से मैं इस लाइन का स्लोप मेजर कर सकता हूँ, मीन्स इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से ये एंगल कितना है ये आप बता सकते हो। तो ये एंगल कितना है ये मैं क्लिनोमीटर से बताऊंगा। तो क्लिनोमीटर इज यूज्ड फॉर स्लोप ऑफ लाइन मेजरमेंट। देने आपके पास पेडोमीटर जैसे, तो पेडोमीटर किसके लिए यूज कर रहे हो आप, कितने कदम चल रहे हो और आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हुई हैं, कितने कदम या कितनी स्टेप आपने चला है और उस स्टेप चलने से आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हुई हैं, तो वो कैलकुलेट करने के लिए आप यूज करते हैं एज अ पेडोमीटर। उसी प्रकार से है आपका ओडोमीटर, या उसी को पढ़ते हैं ओडोग्राफ। ये होता है आपकी व्हीकल की डिस्टेंस मेजर करने के लिए कि कितनी डिस्टेंस मैंने मेजर कर ली है एक व्हीकल के थ्रू। तो जो व्हीकल में आपका माइलोमीटर रहता है उसी को पढ़ते हैं आप एज अ ओडोमीटर। एंड देन पेनोमीटर, पेनोमीटर होता है आपका नंबर ऑफ इमेजेस को एक साथ कनेक्ट करना, नंबर ऑफ इमेजेस को आपको एक तरीके से एक रेफरेंस में एक साथ कनेक्ट करना, जिसको आजकल मोबाइल में भी आता है पेनोरामा करना। क्या बोलते हैं आप, पेनोरामा में फोटोशूट करना है। मीन्स आप एक लार्ज लेवल पर अगर आप
उस इमेज को कनेक्ट करना चाहते हैं तो किसके थ्रू किया आपने, पेनोमीटर के थ्रू। तो पेनोमीटर के थ्रू क्या कर सकते हैं आप, इमेजेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, द कंसेप्ट ऑफ लेवल ऑफ सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, जो आपने सर्विस दी है उसको मैं किसके हिसाब से मेजर करता हूं, बोथ क्वालिटेटिव मेजर्स एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स, ओनली इंटीजर्स मीन्स कितना आपने काम किया है, या फिर ओनली क्वालिटेटिव मेजर्स और ओनली क्वांटिटेटिव मेजर्स। तो मैं किसके थ्रू मेजर करूंगा, कितना अच्छे तरीके से आपने काम किया है, मतलब आपने काम कितना भी किया हो पर जितना काम आपने सॉलिड किया है, मतलब तरीके वाला किया है, क्वालिटी वाला काम किया है, उसको मैं आपको लेवल ऑफ सर्विस बताऊंगा। तो लेवल ऑफ सर्विस किसके थ्रू मेजर करते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क मीन्स क्वालिटेटिव मेजर्स द टर्म्स एक्सप्रेस्ड द लेवल ऑफ सर्विस, मीन्स ये क्वालिटी मेजर क्या करता है, आपका लेवल ऑफ सर्विस मेजर करता है। एंड देन 47, the process of adjusting the moisture content of wood to make it more suitable for use as timber is called as, timber को suitable use करने के लिए मैं उसका moisture कंटेंट एडजस्ट करता हूं कि मतलब कितना बना कर रखना है और कितना रिमूव करना है, उस प्रोसेस को मैं क्या पढ़ता हूं, तो उस प्रोसेस को आप पढ़ते हैं क्यूरिंग, पॉलिशिंग, सीजनिंग और रेनोवेट। तो क्या पढ़ते हैं उसको आप, सीजनिंग, सीजनिंग ऑफ टिम्बर is used for to remove the extra moisture in the timber, इसलिए उस प्रोसेस को पढ़ता हूं मैं सीजनिंग। देन क्वेश्चन नंबर 48, the capability of telescope to produce sharp image is known as, मीन्स आपको एक स्पष्ट छवि या स्पष्ट इमेज उस टेलीस्कोप से मिले तो उसको आप क्या पढ़ते हैं, रिजॉल्विंग करना। आप उस इमेज को रिजॉल्व करके देखते हैं तो आपको क्या मिलेगी, आपको एक स्पष्ट इमेज मिलेगी या शार्प इमेज मिलेगी। तो किसके थ्रू, रिजॉल्विंग पावर मीन्स जितनी टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर होगी उतनी आपको अच्छी इमेज मिलेगी। तो किसके थ्रू, द कैपेबिलिटी ऑफ टेलीस्कोप टू प्रोड्यूस शार्प इमेज इज नोन एज इट्स रिजॉल्विंग पावर, मीन्स जितनी अच्छी रिजॉल्विंग पावर होगी उतनी अच्छी आपको शार्प इमेज मिलेगी। देन क्वेश्चन नंबर 49, द एंगुलर स्टेप used for changing direction of stairs are called as, तो ये क्वेश्चन तो आप सोल्व कर ही चुके हैं ऑप्शन में, फिर भी देखते हैं। The angular steps used for changing direction of stairs are called as radial step, spondrel, winder और angular step। तो अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं किसी एंगुलर स्टेप में, एंगुलर स्टेप में मैं यदि डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं तो उस स्टेप को या स्टेयर केस को मैं क्या पढ़ता हूं, तो उस स्टेयर केस को मैं क्या पढ़ता हूं, इस प्रकार से एंगुलर में आपने प्रोवाइड किया होगा। तो ये जो एंगुलर स्टेप्स हैं इनको पढ़ते हैं आप वाइंडर, क्या पढ़ते हैं आप, वाइंडर्स। तो the angular steps used for changing the direction of stairs are called as winders. And then question number 50, the yards where trains and other loads are received, sorted out, transformed and dispatched onwards are known as, ऐसा यार्ड जहाँ से नई ट्रेनें आती हैं जाती हैं, sorted out उसमें से मटेरियल को या गुड्स को छांटना, ट्रेन्स को आपने डिसाइड किया है डिस्चार्ज करना, कहाँ से वो डिस्पैच होगी, ये आप कौन से यार्ड में करते हैं, मार्शलिंग यार्ड, लोकोमोटिव यार्ड, स्टेशन यार्ड या गुड्स यार्ड। तो गुड्स यार्ड में आप जब उसमें कोई गुड्स लोडिंग करते हैं या अनलोडिंग करते हैं तो आप उसको बोलते हैं गुड्स यार्ड। स्टेशन यार्ड मीन्स जहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म पर ट्रेवलिंग करने के लिए पैसेंजर आते हैं उसको पढ़ते हैं आप स्टेशन यार्ड। एंड लोकोमोटिव यार्ड्स मीन्स जहाँ पर आप ट्रेन में इंजन या लोकोमोटिव फिट करते हैं वो कहलाता है आपका लोकोमोटिव यार्ड्स। बट मार्शलिंग यार्ड्स क्या करता है, यदि आपकी जैसे नई ट्रेन्स आई हैं, किसी को सॉर्टेड आउट करना है, किसको आपको डिस्पैच करना है, ये आप डिसाइड करते हैं ऐसा मार्शलिंग यार्ड से। तो आपका आंसर क्या होगा, मार्शलिंग यार्ड्स। एंड थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।